सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा टॉपिक चला हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। इससे पिछले पीरियड में हमने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ा। लुई 16वें के बारे में कि फ्रांस की बागडोर शासन किस प्रकार उसके हाथों में आया और फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार हुई, इसकी इन सारी बातों पर चर्चाएं की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रांस में संवैधानिक जो राजतंत्र बन गया उसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी जो राजा था उसकी शक्तियां सीमित और प्रजा के हाथों में ज़्यादा शक्तियां। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं में विभाजित करना एवं हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी थी। यहाँ सबसे सर्वोपरि दिखाया गया न्यायाधीश को, यानी न्यायपालिका को, कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री जो कानूनों का निर्माण करते हैं, और विधायिका में नेशनल असेंबली जो इनके द्वारा चुनी जाती है। निर्वाचन में 50,000 पुरुष। सक्रिय नागरिक कौन है? मताधिकार प्राप्त लोग, यानी जिनको हम चुन के भेजते हैं। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख का होना। निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, जिसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनने के लिए सभी नागरिकों का मतदान अधिकार नहीं था। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि नेशनल असेंबली का निर्माण, चुनाव कैसे होता था? अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत का अधिकार था, का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी है। यहाँ पर कुछ एक चीज़ें दिखाई गई हैं कि संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और असहनीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है जो टेबल है, उसमें दिखाया गया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था। इस पर भी महत्वपूर्ण नोट्स बनेगा। घोषणा पत्र क्या था? आदमी स्वतंत्र पैदा होता, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। यानी भगवान ने जब हमसे भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान आपस में क्यों? हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी की नैसर्गिक एवं असहनीय अधिकारों की संरक्षित रखता है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, घोषणा के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र प्रभुता का स्रोत राज्य में निर्मित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक न हो। यानी आज़ादी का मीन्स ये नहीं कि हम आज़ाद हैं, हमें अधिकार मिले हुए हैं, हम दूसरों की आज़ादी को छीने या दूसरों के अधिकारों को हनन करें। कानून पास हो। हानिकारक समाज में किसी भी नागरिक का कर्तव्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की व्यक्ति है। सभी नागरिकों के व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। हमारे देश का भी ऐसा ही नियम है।
कानून समान प्रक्रिया के बाहर किसी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता और न गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपर्याप्त है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। अतः तक ही ये चीज़ें तब तक की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संचित अधिग्रहण आवश्यक न हो, ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या है? आप सुंदर नोट्स में लिखेंगे कि राजनीतिक प्रतीक क्या क्या थे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे कि और अपनी नोटबुक में इनके पिक्चर फ़ोटो भी बनाएंगे और इनको अच्छे ढंग से समझाएंगे। बीगे होमवर्क में ये है काम आपका। राजनीतिक प्रतीक के मायने क्या थे? 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बरोमनियों ने अपने पेंटिन अधिकारों को घोषणा पत्र तक पहुंचने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक थी? दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था और टूटी हुई हथकड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक थी। प्रश्न भी आएगा, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। छड़ों का बरछीनुमा गठन, ये अकेली छड़ आसानी से तोड़ा जा सकता, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। पूरे गट्ठर को नहीं, एकता के बल का। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख का ज्ञान है प्रतीक। सूर्य किरणें अज्ञात रूपी अंधेरे को मिटा देती है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक है। अंगूठी की ओर से एक छोर से दूसरी छोर। लाल फ्राइजिल टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने का प्रतीक पहने जाने वाली टोपी है। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। और डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय अधिकार है। जैसे हमारा कानून का मानवीय अधिकार क्या है? इंसाफ की देवी को दिखाया जाता हाथ में तराजू लिए हुए। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। यहाँ पर बॉक्स में समानता के प्रमुखों को प्रतीकों को पहचान करें। बोर्बियो पुरुष अधिकारों की घोषणा पत्र 1791 के नागरिकों के दिए गए राजनीतिक अधिकारों को घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 से 6 में अधिकारों की तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप है? क्या दोनों दस्तावेज एक विचार पर बोध है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क बनेगा, एक तो ये चीज़ें रहेंगी कि राजनीतिक प्रतीक क्या क्या मायने हैं, इनको फोटो के समेत इनकी डेफिनेशन आप नोटबुक में लिखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। इसमें से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का काम अवश्य आता है। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको साथ के साथ नोटबुक में राइट कर रहे होंगे, इनको याद कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।